आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप तक भी पहुंच जाएगा। शुड वी स्टार्ट द लेक्चर नाउ? ओके, चलिए जी। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने तकरीबन जो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, स्पीड वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक था नया, वो है मोशन इन टू डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक ठीक है जी। अच्छा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपने इसके बारे में सुना हो। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप सेकंड फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में भी स्टडी कर चुके हैं। और कुछ फार्मूलेज आपको दबाने याद होंगे, मैक्सिमम रेंज, हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीज़ें जरूरी है। लेकिन इससे हम जरा कुछ चीज़ें डिफरेंट पढ़ेंगे, थोड़े से सवाल और न्यूमेरिकल जो है डिफरेंट होंगे। सबसे पहली बात है कि मोशन टू डायमेंशन होती क्या? इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। पहली बात तो कि ये बहुत सारे तरीके हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन भी हो सकती है। अगर आप एक मूवमेंट आपकी अगर तीन एक्सेस में हो, दो एक्सेस में एक साथ मूव कर रहे हो, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये तय किया हुआ है कि आपकी जो मूवमेंट होगी वो टू डायमेंशन में होगी, तो एक्स एक्सेस में होगी या वाई एक्सेस में होगी। और ये दोनों एक्सेस जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई एक्सेस होते हैं। और उसके बाद सिंप्लिसिटी के लिए हमने और फर्दर ये कंसिडर किया है कि इसमें से एक एक्सिस में जो भी मूवमेंट होगी उसमें किसी भी किस्म की कोई भी एक्सेलरेशन इफेक्ट नहीं करेगी मूवमेंट को, जबकि दूसरा जो एक्सिस है वहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को अफेक्ट करेगी, जो कि नजर आएगी। ठीक है यहाँ तक? तो मसला हो तो चैट पे आप लोग कर दीजिए कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब कि अगर एक्स एक्सिस में, जैसे कि अमूमन हम इसमें लेते हैं, तो अगर किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट को या उसकी पोजीशन को एक्स वाई प्लेन में मुझे दिखाना हो, तो मैं कहूँगा आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, जबकि आई से मुराद आपका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जे से मुराद आपका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, जबकि आर जो पोजीशन वेक्टर है जो दोनों एक्सिस में मौजूद है। इसका मतलब है कि एक्स और वाई की वैल्यू मिलाकर अगर आपको मालूम हो तो आप उस पूरे पाथ के दौरान उस पार्टिकल की पोजीशन को डिक्लेयर कर सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोशन टू डायमेंशन से मुराद मेरी ये है कि हम कंसिडर कर रहे हैं टू इंडिपेंडेंट मोशन, और ये दोनों मोशन जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी। एक्स एंड वाई एक्सिस में हमने जेड एक्सिस को कंसिडर नहीं किया है ताकि समझाने में समझने में आसानी हो। इसके अलावा हमने ये सपोज किया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में जो भी आपका इन्फ्लुएंस होगा, कोई भी चेंजिंग आएगी, वो किसी भी सूरत में किसी भी तरह से वाई एक्सिस में किसी भी मूवमेंट को डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से वाई एक्सिस में कोई भी इफेक्ट होगा, कोई भी इन्फ्लुएंस होगा, वो एक्स एक्सिस की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसमें कोई असर नहीं डालेगा। उसकी मूवमेंट में किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग वाई एक्सिस की मूवमेंट की वजह से नहीं आएगी। किसी भी पार्टिकल की पाथ के दौरान मूवमेंट को हम दो पोजीशन वेक्टर की मदद से जाहिर कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर, और इन दोनों को मिला के अगर हम लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, तो वी हैव अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन टू डायमेंशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक। टू एनालाइज द प्रोजेक्टाइल मोशन हमें दो अजम्पशन जो है वो लाजमी लेनी होती हैं। पहली बात तो ये कि जो भी वाई एक्सिस में मूवमेंट होगी उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी, और जो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अच्छा, इसके मतलब मेरे क्या नॉर्मली क्या निकलते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट होगी तो वहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम कर रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और हम सपोज करते हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा होगा तो वो उसकी वेलोसिटी को कम कर रही होगी, पार्टिकल अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रही होगी। इन अदर वर्ड्स, एक्सेलरेशन हर सूरत में टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगी। बात समझ में आ रही है सबके?
दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर एक्स एक्सिस में कोई भी मूवमेंट होगी तो उसमें किसी भी किस्म की एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में, रियल टाइम में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एयर होती है और जब भी कोई पार्टिकल आप प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके नतीजे में एयर रेजिस्टेंस आती है। अच्छा, किसी ने कहा है कि रिपीट कर दें। रिपीट से मुराद आपकी क्या है, पूरा लेक्चर या फिर शुरू से? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि मोशन डायमेंशन नाम से ज़ाहिर है, दो डायमेंशन में मोशन है। दोनों मूवमेंट जो होंगी दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये फिर कोई चैट, अच्छा ज़ोर से बोला जाए। चलें दोबारा कोशिश करता हूँ बोलने की। मोशन टू डायमेंशन में दो मूवमेंट होंगी और दोनों मूवमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी और दोनों मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। हमने जेड एक्सिस को इसमें डेलिबरेटली इग्नोर किया है और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को रखा है ताकि समझाने में समझने में आसानी रहे। दूसरी बात, जब मैं कहता हूँ कि ये दो इंडिपेंडेंट मोशन है, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो भी मूवमेंट हो रही होगी वो किसी भी तरह से वाई एक्सिस की मूवमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, उस पर किसी किस्म का असर नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सिस में गाड़ी रुक रही है, चल रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी हाइट उसमें किसी किस्म की कमी या ज्यादती होगी। इसी तरह से वाई एक्सिस में कोई भी मूवमेंट अगर हो रही होगी तो उसकी वजह से एक्स एक्सिस की मूवमेंट में किसी भी किस्म का कोई असर नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये होगा अगर वाई एक्सिस में हाइट कम हो रही है, वाई एक्सिस में हाइट ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से किसी भी सूरत में एक्स एक्सिस में कोई भी स्पीड में कमी या ज्यादती नहीं होगी। उसकी रेंज में कोई कमी नहीं आएगी, उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी, किसी तरह से कोई चक्कर नहीं होगा। इस टू डायमेंशनल पाथ में अगर हमें कभी भी इस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होगा तो वी नीड टू पोजीशंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। एक्स एक्सिस के लिए जस्ट अ मिनट, एक मिनट। मैंने आपको पहले मीटिंग तो मैंने लॉक कर दी है क्योंकि सीधी बात है कि 6 बजे का टाइम था, 6:15 6:30 बजे मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। बार बार लेक्चर रोक के मैं किसी को एंड तो नहीं करता रहूँगा। चले, मैंने लास्ट टाइम मैंने ये सबको एडमिट कर दिया। उसका तो लेक्चर मैं दोबारा करूँगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर होने से इस तरह से अगर आप बार बार टाइम पे नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं हो, तो इस तरह से कोई लेक्चर नहीं हो सकेगा। मैं लेक्चर दूंगा या आप लोगों को बार बार एडमिट करता रहूँगा, तो इसलिए लॉग मीटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो आ गए उनको दोबारा मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक से सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़े कब होंगे। लेक्चर चल रहा है और उसके बाद आप दोबारा मुझसे पूछ रहे हैं एग्जाम असाइनमेंट कब होंगे। ये गुफ्तगू अभी थोड़ी करने की है कोई। लेक्चर हो जाने तो उसके बाद आखिर में बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन लास्ट टाइम मैं लेक्चर अब दे रहा हूँ, उसके बाद अब मैं रुकूंगा नहीं बीच में, तो मैं रिपीट भी नहीं करूँगा। आवाज़ मैं जितनी ज़ोर से बोलता हूँ उतनी ज़ोर से मैं बोल रहा हूँ। मोशन इन टू डायमेंशन जो है उसमें नाम से जाहिर है कि इसमें हम दो डायमेंशन ले रहे हैं।
और हमने जो तय किया उन दो डायमेंशंस को वो एक्स और वाई एक्सिस हैं, और उसके अलावा कोई और जेड एक्सिस को हमने डेलिबरेटली डिक्लेयर किया है कि हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। दूसरी बात, दोनों जो मूवमेंट होंगी वो एक दूसरे से के परपेंडिकुलर होंगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस की जो भी मूवमेंट है, उसकी जो भी वेलोसिटी है, उसकी जो भी स्पीड है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो रेंज है, जो डिस्टेंस है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा वाई एक्सिस की मूवमेंट से। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की मूवमेंट वाई एक्सिस की मूवमेंट में किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसका मतलब दोबारा एक और तरह समझ लीजिए कि अगर एक्स एक्सिस में स्पीड में कमी या ज्यादती होगी तो उसकी रिस्पेक्ट से वाई एक्सिस में की स्पीड में किसी भी कमी या ज्यादती नहीं हो सकती, उसके डिस्टेंस में कमी या ज्यादती नहीं हो सकती। सेम गोज टू वाई, कि वाई एक्सिस में जो भी चेंज आएगा वो इधर एक्सिस में नहीं आ सकता। इसके अलावा पोजीशन वेक्टर जो है इसका, इस टू डायमेंशनल मोशन का, पोजीशन वेक्टर इस टू डायमेंशनल मोशन का वो लिखा जा सकता है आर इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये सब की सब इसमें मौजूद होंगे। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एक्स एक्सिस की इसकी पोजीशन मालूम हो, अगर मुझे उसकी वाई एक्सिस की पोजीशन मालूम हो, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट से किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और उसका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा आर इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई जे। सबकी वीडियो तो ऑफ है मेरे ख्याल में। अच्छा, तमाम लोग अपनी वीडियो ऑफ करें भाई, लेक्चर के दौरान वीडियो जो है ऑफ रखें प्लीज़। प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि हम दो एजम्पशन लें। ये आप पहले भी कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि दोबारा आपके दिमाग में ये चीज़ कंफर्म हो जाए। पहली बात तो ये कि इस किस्म की मूवमेंट में हम ये तब सपोज करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी इसका मतलब ये कि ना एक्स एक्सिस और ना वाई एक्सिस, दोनों जगह पर जो भी मूवमेंट होगी उसमें एयर ड्रैग नहीं होगा। एयर ड्रैग की वजह से दो चीज़ होती है, अगर हवा मुखालिफ सिंध में हो तो उसकी रेंज में कमी आ सकती है, ठीक है, और अगर आपकी ही सिंध में है जिस सिंध आपने मूवमेंट के उसमें रेंज में इजाफा होता है। ऐसी कोई चीज़ इस किस्म की मूवमेंट नहीं हमने सपोज किया। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल, लेकिन ये कि हम इसे सपोज करेंगे इसी बात को। एयर रेजिस्टेंस से मुराद है, अगर आपने कभी कोई चीज़ बाहर फेंकी, अगर हवा, अगर आपने कभी कोशिश किया हो कि आपने बैडमिंटन खेला हो तो कोशिश की जाती है कि हवा में न करे। वजह ये है कि अगर आप हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आपकी जो भी आपकी शटल कॉक है वो अगर हवा के मुखालिफ सिर में तो आगे तक नहीं जाएगी। अगर आप ही किसी में तो आप हल्का सा शॉट लगाते हैं बहुत आगे तक चले जाती है। ये एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट्स होते हैं। अगर अलॉन्ग है आपकी, जिस तरफ आपने मूवमेंट की उसी सिर में है तो उसमें रेंज में इजाफा हो जाएगा, अगर अगेंस्ट तो रेंज में कमी हो जाएगी। तो एयर रेजिस्टेंस से मुराद हमारी ये है। नेक्स्ट, ये मैंने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा देख लीजिए। इसमें 3-4 पोजीशन डिफाइन की हुई है। पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, पोजीशन सी है, पोजीशन डी है, पोजीशन ई है।
ठीक है, सबसे पहले पोजीशन ए को डिस्क्राइब करते हैं। ये है लॉन्चिंग पैड, मतलब इस वक्त आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई प्रोवाइड की है और उसको हिट किया है किसी चीज़ से या किसी भी तरह से आपने उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस किया और उसके नतीजे में जो एंगल बना है वो थीटा बना। जैसे ही उसने 2 डायमेंशनल मूवमेंट स्टार्ट की तो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बने, उसके पोजीशन के भी 2 कंपोनेंट बने। जो वेलोसिटी कंपोनेंट बने वो वी एक्स आई कहलाएंगे, जो और वी वाई कहलाएंगे, और जो पोजीशन के कंपोनेंट बनेंगे जैसे हमने कहा था एक्स आई प्लस वाई जे कहलाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसने मूवमेंट स्टार्ट की तो देखिएगा कि एक्स एक्सिस में क्योंकि एयर ड्रैग नहीं है, किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप गौर कीजिएगा कि इसका जो एरो है एक्स एक्सिस का वी एक्स आई का, वो ए बी सी डी ई, उनकी लेंथ हमने सेम रखी, ये समझाने के लिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। जबकि इसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर हम वेलोसिटी देखें वाई एक्सिस पे, तो आप देखिए कि इनिशियल उसका लॉन्चिंग पैड पे जो उसका एंगल था, जो लाइन थी वो ज़्यादा है, बी पर कम है, सी पर जीरो है, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। इस मकाम पर जाकर वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जीरो हो जाती है और उसके बाद जब फर्दर वो आगे मूव स्टार्ट करता है, पोजीशन डी पे पहुंचता है, तो पोजीशन डी पर उसकी वेलोसिटी वी वाई डाउनवर्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद ई पर जो है वह ग्राउंड पर पहुंच जाता है और ये इसकी रेंज कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक। सी पर जो उसकी वाई एक्सिस में जो लेंथ होगी वो उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डायग्राम में लिखी हुई भी, अगर किसी की समझ में ना आए तो दोबारा कथन करता है। और ये सारी की सारी डायग्राम भी मैंने किसी ऐसी जगह से उठाई कि आपको ढूंढने में मुश्किल हो। ये आपकी जो सर्वे एंड एक्जिबिट की जो ऑनलाइन बुक है उसमें ये डायग्राम्स मौजूद हैं, चाहे तो वहाँ से कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर बहुत सही तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट यूज़ करने के बताया कि किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वाई एक्सिस में मौजूद वेलोसिटी को अफेक्ट करती है। अगर आप देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक वी आई टी है, आर एफ है, और इस पॉइंट पर हमने एक चीज़ लगाई है हाफ जी टी स्क्वायर। ये वो डिस्टेंस में उसूली तौर पर अगर मैं सिंगल एरो खींचूँ तो वो यहाँ पहुँच जाना चाहिए इस टाइम के बाद, लेकिन पार्टिकल इस पॉइंट पर नहीं होता बल्कि पार्टिकल इस पॉइंट पर होता है। और ये जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है का डिफरेंस आया वो बराबर किसके होता है, हाफ जी टी स्क्वायर के, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसी तरह से इस पॉइंट पर जो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा वो एक्स और वाई कहलाएगा। दोबारा एक और डायग्राम है, यहाँ पर दो तीन पोजीशन डिफाइन की हमने, एक उसका इनिशियल लॉन्चिंग और उसके अलावा पोजीशन ए और उसके बाद पोजीशन बी। ठीक है, पोजीशन पे पर मैक्सिमम हाइट हमने एक्स जाहिर किया, इस मकाम पर पहुंचे ये बात तय है कि यहाँ पर वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। और इसी तरह से अच्छा हाफ जी टी स्क्वायर क्या है, चले मैं दोबारा जाता हूँ इस पर। देखिए आपने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन 2 एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये सारी की सारी मूवमेंट वो थी जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद हो। ठीक है, अब ये जो सेकंड हमने क्या किया कि इस होता ये है कि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं तो अगर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट की जाए, स्ट्रेट लाइन मोशन की जाए, तो एक ख़ास वक्फे के बाद, टाइम ड्यूरेशन के बाद, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए वाई एक्सिस में, वो अगर आपको एरो नज़र आ रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए कि वो ये होना चाहिए, यहाँ पर इस पॉइंट को पहुँचना चाहिए, पार्टिकल यहाँ होना चाहिए, लेकिन पार्टिकल यहाँ नहीं होता, पार्टिकल होता है यहाँ पर। ये जो इसका आर पोजीशन है, इसकी एक्चुअल पोजीशन जिसको हम एक्स आई प्लस वाई जैसे जाहिर करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो तो पार्टिकल को इस पॉइंट पर होना चाहिए, पहले एरो की तरफ जो वी आई टी का एरो है, लेकिन पार्टिकल यहाँ नहीं होता, पार्टिकल इस
जो आपकी बॉल बनी हुई यहाँ पर मौजूद है, और ये जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है जो कि एक्चुअली बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर, इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्स इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से निकाला है। और इसमें जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाइड एक्सेलरेशन होगी। यहाँ पर बात समझ में आ गई सबके? तो उसके बाद जो ये जो डायग्राम है दूसरी वाली, मैं बोल नहीं रहा तो आवाज कैसे आएगी? अच्छा दोबारा देख लीजिए, ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम, लास्ट डायग्राम है। मैं इस पर लेक्चर जो काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, स्टूडेंट बहुत देर से आ रहे हैं, तो मैं क्लास अभी ऑफ करूंगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मेरी CR से गुजारिश है कि 61 पार्टिसिपेंट की इधर अटेंडेंस तो ले लीजिए। अच्छा दोबारा देख लीजिए कि ये दोबारा ग्राफ है, इसमें पार्टिकल जो है वो पहले ये पोजीशन ऊपर दिखाया है, जो कि इसका लॉन्चिंग है, जिस पर उसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ विद एंगल थीटा लॉन्च कर दिया है। अच्छा इस मूवमेंट के दौरान वो पोजीशन ए तक पहुंचा, पोजीशन ए पर पहुंचने के बाद बिकॉज ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड थी, उसकी वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो गई, और ये पॉइंट कहलाता है उसकी मैक्सिमम हाइट, इसे मैक्सिमा भी कहते हैं मैथमेटिक्स की वर्ड। उसके बाद वो फर्दर वो प्रोसीड करता है, उसकी वेलोसिटी बजाय अपवर्ड के डाउनवर्ड में बढ़ना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से वो पोजीशन बी तक पहुंचता है। एक मिनट, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने वेलोसिटी वी आई से भेजा एंगल थीटा के साथ, पोजीशन ए पर उसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसका वेलोसिटी जीरो होगी, बी पर उसकी मैक्सिमम रेंज आएगी, आर से जाहिर है। अच्छा ये सारे फार्मूले आपको जाहिर हैं, ठीक है। अब क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम बीएससी में चीज़ पढ़ रहे हैं? बीएससी में दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि अब तक जब हमने इंटर में बाकी जगह पढ़ा था उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश हमने की तो ये की कि जिस हाइट से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, चाहे वो बॉल की शक्ल में हो, चाहे वो फुटबॉल की शक्ल में हो, चाहे वो कोई मिसाइल हो, उसकी लैंडिंग भी उसी हाइट पर थी, या बहुत हुआ तो हमने किसी बहुत ही ऊंचाई की ऊंची बिल्डिंग से यहाँ पे भेज दिया। दूसरी बात है हमने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने ड्राइव ज़रूर की थी, लेकिन हमने उसको न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया था। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते वक्त हम प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री को इस्तेमाल भी करेंगे, और उसमें बहुत सारी ऐसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जिसमें उसकी लॉन्चिंग हाइट और उसकी लैंडिंग हाइट डिफरेंट होगी। लॉन्चिंग हाइट और लैंडिंग हाइट डिफरेंट होने की वजह से जो आपके आजमूदा फार्मूले हैं, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये सारे फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि आपको पुरानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन या इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये वो वाइड डिफरेंस है जो कि इससे इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जो है मैं ज़रा सा ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।